इस समय मैं उत्तराखंड क्रांति दल के दो युवा नेता और चर्चित चेहरे हैं पूरे उत्तराखंड में इस समय, आशीष नेगी, उत्तराखंड क्रांति दल के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, और आशुतोष नेगी। दोनों नेगी हैं, चांस की बात है, और दोनों अभी हाल ही जेल से छूटे हैं। आशुतोष भाई तो आज सुबह ही उनकी रिहाई हुई है, 2 दिन पहले आशीष भाई की रिहाई हुई थी, और मामले के बारे में सभी जानते हैं कि किस तरीके से मामले हुए हैं। और आज आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? मुझे इस बात की तो बहुत खुशी है कि आशुतोष भाई की रिहाई हो गई, पर जिस तरह से देखिए आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, और एक समाज सेवी, एक पत्रकार, समाज की बेटी अंकिता की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति को हिस्ट्री शीटर घोषित किया गया, तो थोड़ी बहुत हमारी चिंताएं थी कि इनको लंबे समय तक जो ये शासन प्रशासन, ये जो सरकार है, ये इनको घेरने की कोशिश में हो सकती थी। पर ये जो हमारा वकील संगठन हमारे लिए खड़े हुए, जो जनता हमारे लिए सड़क पर उतरी, कहीं ना कहीं जो है दबाव सभी पे बना है, और न्याय प्रणाली पे हमें पूर्ण विश्वास था, है, रहेगा। उसी का जो नतीजा है कि आशुतोष भाई की रिहाई हुई है। आज 2 दिन पहले मैं भी छूटा हूँ। आप कितने दिन रहे जेल में? मैं लगभग 13 दिन रहा हूँ। 13 दिन रहे, और आशु भाई रहे हैं 16-17 दिन, है ना? 16 दिन रहा। 16 दिन रहे हैं, 17वें दिन उनकी रिहाई हुई है। और आपको ये महसूस हो रहा था कि आप लंबे समय तक पैक हो गए? देखिए, ऐसा है कि मैं पहली बार तो जेल गया नहीं हूँ, इसलिए साल जो है 5 मार्च को, जिस दिन मेरा जन्मदिन था, उस दिन भी मुझे जेल भेजा गया था। और उस समय जो है हम वीआईपी जांच की बात कर रहे थे अंकिता भंडारी हत्याकांड वाले मामले में। श्रीनगर में धरने पे बैठे हुए थे, आशीष भी था, मैं भी था, अंकिता की माँ भी थी, पिताजी भी थे, हम लोग वहां धरने पे बैठे हुए थे। और उस समय भी फर्जी मुकदमा लगाकर SC/ST का मुझे अचानक उठा लिया गया था। आशीष उस दिन भी मेरे साथ था। तो देखिए, हम तो पहले से ही इन चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं कि हम जो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, उनके हकों की जो लड़ाई हम लड़ते हैं, उससे सरकार को दिक्कत होती है। और सरकार जब दिक्कत में आती है तो उनका एक मुख्य हथकंडा होता है कि पुलिस का दुरुपयोग करते हुए जो लोग भी जनता की आवाज उठा रहे हैं, उन पर फर्जी मुकदमे लगाकर जो है उनको जेल भेज दिया जाए, जिससे कि उनका मनोबल टूट जाए। अब उससे इनको ये लगता है कि अगर हमारा मनोबल टूट जाता है, हमको अगर 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना जेल में रखा जाता है, तो हमारे पीछे जो लोग लामबंद हो रहे हैं, लगातार जो समझ रहे हैं लोग कि इस प्रदेश में एक क्रांति की आवश्यकता है, एक क्षेत्रीय राजनीति का उदय का समय इस प्रदेश में आ गया है, वो लोग कहीं पीछे हट जाएंगे। लेकिन जनता ने इनको दिखा दिया है कि 10-15 दिन में ही ये हालत कर दी है सरकार की, जो मैंने अखबारों में पढ़ा और जो आज मैं बाहर निकल के आया, जो वीडियो में आज पहली बार देख रहा हूँ, जिस तरह की रैली 8 तारीख को यहाँ देहरादून में CM आवास का जो घेराव हुआ, उसमें जिस तरह से भीड़ निकल के आई, जिस तरह से उग्र प्रदर्शन हुआ, जिसमें महिलाएं थी, एक्स आर्मी के लोग थे, हमारे UPT के लोग थे, मातृशक्ति थी, युवा शक्ति थी, सभी लोग थे। तो उससे धामी सरकार को ये तो महसूस हो ही गया है कि देखो, हमने गलत काम किया है। और देखिए, जो ये मुकदमे हम पे लगाए गए, उस बारे में मेरा अभी मेरे ख्याल से पहला इंटरव्यू हो रहा है जेल से निकलने के बाद। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक पत्रकार, एक वकील और एक क्षेत्रीय दल का नेता एक स्थानीय युवाओं के सैलरी के मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए किसी रेस्टोरेंट बार के मालिक के पास जाता है, उसको पूरा अधिकार है, एक पत्रकार की हैसियत से भी, एक वकील की हैसियत से भी, और एक क्षेत्रीय दल के नेता के रूप में भी, कि वो जाए, उसके युवा साथी जाएं, उनके और संगठन के जितने लोग हैं वो जाएं और वहां पे बात रखें कि भाई इनकी आप सैलरी क्यों नहीं दे रहे हो। तो हमें पूरा अधिकार था, और बहुत सौम्यता के साथ हमारी जो भी बातचीत हुई, अगर हमने वहां पे जय पहाड़ी की बात करी, तो वो हमारा पूरा अधिकार है। अगर पंजाब में कोई जय पंजाब की बात करता है तो क्या उसे आप गलत ठहराएंगे? हरियाणा में कोई जय हरियाणा बोलता है तो क्या उसे गलत ठहराएंगे? यहाँ हम जय पहाड़ी
जब कहते हैं तो किन के पेट में दर्द होता है? उनके पेट में दर्द होता है जो पहाड़ विरोधी हैं, जो हमें मूल निवास नहीं देना चाहते, जो हमें सशक्त भू कानून नहीं देना चाहते, जो अंकिता बेटी को न्याय नहीं दिलवाना चाहते, जो जबरन हम पे यूसीसी का लिव इन कानून जो हमारी सनातन संस्कृति के खिलाफ है उसे थोप रहे हैं, और वो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनको दिक्कत होती है। उससे पहले आपने अग्रवाल वाला प्रकरण देखा, जनता ने लामबंद होकर उनके खिलाफ आंदोलन किया, उनको पद से हटा दिया गया। इन सारे पहाड़ विरोधियों का आक्रोश और सरकार की अगुवाई और सत्ता का दुरुपयोग ये होना ही था। ये आप कह रहे हैं, ये आरोप आपका है या आपकी जो विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं या जो क्षेत्रीय विचारधारा के लोग हैं, ये उनकी सोच है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, आशु भाई, और आपसे जवाब आपसे लूंगा, वो ये कह रहे हैं कि आपको कानून का पालन करना चाहिए था। अगर किसी की सैलरी कहीं पर अटकी गई है तो उसके लिए डिपार्टमेंट्स हैं, उसकी शिकायत अन्य प्लेटफॉर्म पे भी आप कर सकते हैं। आपको क्या अधिकार था? जैसे आशु भाई कह रहे हैं कि मैं नेता होने के नाते और वकील होने के नाते, मैं पत्रकार होने के नाते किसी की सैलरी, इस तरीके के लोग आरोप लगा रहे हैं। मतलब ये एक दूसरा सोच है जो कह रही है कि नहीं, आपके साथ में जो हुआ वो ठीक हुआ, आपने कानून को अपने हाथ में लिया, यहाँ की व्यवस्थाएं जो है वो इस काम को कर सकती थी, आपको शिकायत वहां पे करनी चाहिए थी। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं मान रहा हूं कि कोर्ट है, लेबर कोर्ट है, कानून में मध्यस्थता का भी प्रावधान है। यदि सारे मामले कोर्टों से हल होने तो ये ब्यूरोक्रेट्स क्या करेंगे? ये ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो क्या करेगी? और सारे मामले अगर ब्यूरोक्रेट्स ने ही हैंडल करने हैं तो राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन और जो गांवों में भी सरपंच व्यवस्था होती थी वो क्या करेगी? हम क्षेत्रीय दल के लोग हैं। जब कोई किसी का पैसा मारता है और हमारे पास कोई प्रताड़ित व्यक्ति आता है तो ये हमारा धर्म है कि हमने तो लड़ना ही है, हमने उसकी आवाज उठानी है। अगर कोई इस प्रदेश में इतनी बड़ी बात बोल देता हो किसी को कि मैं तुम्हारा मेहनताना देता ही नहीं और तुम एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा लो, तो तब हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। और एक परिवार होने के जोर मतलब वहां पे जो किया उसका आप देख रहे हैं कि परिणाम क्या मिला? देखिए, वो परिणाम से हम घबराने वाले तो है नहीं। देखिए, हम परिणाम, हमने बलिदान दे दिए, हमारी विचारधारा ने परिणाम को सोच के थोड़ा ना दिए। हमारा तो सिंपल सा नारा है, त्याग, तपस्या और बलिदान। इसमें कहाँ स्वार्थ, इसमें कहाँ राजनीति? नहीं, आप कह रहे हैं कि आप स्वार्थ नहीं है, आप निस्वार्थ भाव से गए हैं, और ऐसी बात भी नहीं है। जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं, ठीक है, वो निरर्थक भी होंगे, आने वाले समय में हो सकता है कोर्ट में चैलेंज भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आशु भाई, आप अभी जैसे कह रहे थे उसी हिसाब से कि भाई आपने मध्यस्थता की और इसमें कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्व करना चाहिए था, या कहीं लग रहा है कि अंदर से कि हमसे कुछ ये गलती हुई है इस तरीके की? देखिए, हमारी कोई भी गलती नहीं है, अब 1% भी गलती मानने को तैयार नहीं है। और फर्जी मुकदमा लगा के, फर्जी धाराएं लगाकर, एक्सटॉर्शन की धारा जो कि बनती ही नहीं थी। देखिए, जो राजपुर वाला पिरामिड रेस्टोरेंट बार है वो, तो वहां पे तो पुलिसकर्मी, जो राजपुर थाना है वहां के पुलिसकर्मी आए और उनकी उपस्थिति में वो सब प्रकरण कॉम्प्रोमाइज हुआ और बच्चों के खाते में पैसा ट्रांसफर हो गया। उसके कई दिनों के बाद इन लोगों को याद आती है कि इनका एक्सटॉर्शन हो गया। तो प्राइमा फेसी तो पुलिस को ये मामला लेना ही नहीं चाहिए था कि अगर एक्सटॉर्शन हुआ तो आपके पुलिसकर्मी वहां पे क्या कर रहे थे। एक्सटॉर्शन हो रहा था तो वो स्वतः संज्ञान लेके उस समय मुकदमा दर्ज किया जा सकता था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड पुलिस एक तरह से कठपुतली जैसी बनी हुई है सरकार की, और क्या क्या स्वार्थ इनके पिरामिड या इस तरह के जो बड़े व्यवसायी हैं उनसे हैं, वो भी किसी से छुपे नहीं है। 11 बजे के बाद वो पिरामिड बार किस तरह से अवैध तरीके से 3 बजे रात तक चलता है, किस तरह से शराब पी के देहरादून की सड़कों पर दुर्घटनाएं होती हैं, किस तरह से वहां पे सेक्स रैकेट उस बार से चलता है, ये किसी से छुपा नहीं है। और आने वाले समय में पिरामिड रेस्टोरेंट हो, बार हो, रजवाड़ा हो, XYZ कोई भी हो, हमारे तेवर बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। और अब हमने तय कर दिया है कि आप लोगों की ये औकात नहीं है कि आप उत्तराखंड दल के नेताओं से बात करें, क्योंकि आपने एक्सटॉर्शन का मुकदमा आशुतोष नेगी
और आशीष नेगी पर नहीं किया है, आपने उत्तराखंड क्रांति दल पे किया है। क्योंकि हम तो दल के बैनर तले अपने सीनियर नेताओं के साथ वहां पे गए थे, हमारे कार्यकर्ता थे। आपने हमारी मानहानि की है, हमारे दल की मानहानि की है, हम आपको नहीं बख्शने वाले हैं। याद रख लीजिए, चेत जाइए कि ईमानदारी से 11 बजे तक बार चलना चाहिए। 11:01 पे अगर बार चलता हुआ पाया गया तो राजपुर थाना की पुलिस भी संज्ञान ले ले, वीडियो एविडेंस के साथ कोर्ट में पिटीशन पड़ेगी, आपको भी पार्टी बनाया जाएगा। आपने जिन पे हाथ डाला है वो किस तरह के लोग हैं, कितने ईमानदार लोग हैं, इसका आपको अच्छे से पता है, अच्छे से पता। तो हम कहीं, हमारे तेवर कहीं ढीले नहीं पड़ने वाले। और इनकी, मैंने कहा है ना कि इनकी औकात नहीं रह गई है कि हमसे बात करें, क्योंकि इन्होंने हम पे एक्सटॉर्शन का मुकदमा लगाया है, तो अब हम इनसे बात नहीं करेंगे। अब इनके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन करा जाएगा। अगर ये कुछ गलत करेंगे तो धरना प्रदर्शन होगा, इनकी काली सूची जारी करी जाएगी ऐसे व्यवसायियों की, प्रेस के माध्यम से, ठीक है। लेबर कोर्ट में मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे इनके खिलाफ। तो हमारे तेवर कहीं कम होने वाले नहीं, मुकदमों से डरते नहीं। एक एक मुकदमा फर्जी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद जितने मुकदमे लगाए गए सारे के सारे फर्जी मुकदमे हैं। SC ST का फर्जी मुकदमा, उस व्यक्ति का चरित्र आप पौड़ी जाके पता करवा सकते हैं किस तरह का व्यक्ति है, उसका तो धंधा ही है फर्जी मुकदमे लगाना SC ST के नाम पे और उगाही करना, ठीक है। और उसके बाद उत्तराखंड पुलिस कहती है कि साहब मैंने वर्दी फाड़ दी। क्या संभव है कि 10 पुलिसकर्मियों से घिरा हुआ आशुतोष ने कि उनकी वर्दी फाड़ लेगा? तो सारे फर्जी मुकदमे जनता जान रही है। जबरन हिस्ट्री सीटर बनाया जा रहा है। जबरन हिस्ट्री सीटर इसलिए बनाया जा रहा है कि अगर जेल भेजा जाए तो जल्दी से बेल ना हो, या कल मैं कहीं अकेला जा रहा हूं मेरे को गोली मार दो, हिस्ट्री सीटर हूं मैं। अरे कौन सा हत्या का मुकदमा है, कौन सा बलात्कार का मुकदमा है मुझ पर? फर्जी मुकदमे हैं सारे उत्तराखंड पुलिस के, आपके कुकर्मों की गवाही दे रहे हैं सारे मुकदमे। और सारे मुकदमों में न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, एक भी एविडेंस मेरे खिलाफ नहीं है, बाइज्जत बरी होंगे सारे मुकदमों में, बाइज्जत बरी होंगे सारे मुकदमों में। आशीष जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, अब एक नारा, पहले तो जय उत्तराखंड चल रहा था नारा, तो जय उत्तराखंड कहने में किसी को आपत्ति नहीं हो रही थी कि कोई भी उत्तराखंड का व्यक्ति है जो यहाँ पैदा हुआ है वो गर्व से बोल सकता है कि जय उत्तराखंड। लेकिन अब एक नारा आया है, इसको अभी मतलब पिछले जो चुनाव गए हैं कि जय पहाड़ जय पहाड़ी, कि अब पहाड़ और पहाड़ी का नारा लग गया, तो उससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी हुई है। ये आप मानते हैं तकलीफ हुई है? देखिए, और ये नारा क्यों बदला? ये नारा मैंने दिया है, जय पहाड़ और जय पहाड़ी। जब कोई प्रदेश दूसरे प्रदेशों में जय पंजाब बोलता है, जय जाट बोलता है, जय गुजर बोलता है, तब किसी को आपत्ति नहीं होती। पर हमारा पहाड़ पहाड़ियत कहना संकीर्णता नहीं, ये उदारवाद है। जब हम जय पहाड़ जय पहाड़ी बोलते हैं तो हम नारसंग, गुरुकुल नारसंग से लेकर जितना भी उत्तराखंड की परिधि है उसमें रहने वाले हर जाति, रंग, धर्म के लोगों की जयकार बोलते हैं। आज मैं देख रहा हूं लोगों ने केवल यह सोच लिया है कि पहाड़ का मतलब गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार है। हम पूरे उत्तराखंड जब पहाड़ी राज्य है तो पहाड़ी परिवेश में रहने वाले सभी लोग पहाड़ी हुए। तो आपत्ति क्या है इस नारे के साथ? जय पहाड़ बोलना जय संविधान बोलना जैसा है, जय पहाड़ बोलना जय भारत बोलने जैसा है, जय पहाड़ बोलना जय केदार बोलने जैसा है। ये हमारी धार्मिक आस्था भी है, पहचान तो है ही है। तो इसमें हम कहीं ना कहीं किसी को बांट नहीं रहे, पर इससे उन लोगों का चरित्र जरूर सामने आया है जिन्होंने जबरदस्ती देखा कि मैदानवाद हमें कहीं दिखता ही नहीं। आप नहीं मानते कि मैदानवाद है? मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि कोई मैदानवाद है। पहाड़ है, पहाड़ी राज्य है, तो केवल पहाड़वाद है। एक चीज और भी आई थी कि पिरामिड में जब आपने कहा, शायद आसू भाई ने कहा कि वहां गढ़वाली गाने को लेके कि भाई पहाड़ का गाना, इसने कहा कि इसको प्ले करें, उसने मना कर दिया कि हम पहाड़ी गाना नहीं बजाएंगे। इस पर आपने बहुत बड़ी आपत्ति दर्ज की, लोगों ने भी उस पर प्रतिक्रियाएं दी कि आप ऐसे किसी को जबरदस्ती थोप सकते हैं कि यहाँ पहाड़ी गाना बजेगा। देखिए, जिस तरह मुझे टोपी पहनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई संस्थान नहीं रोक सकता, क्योंकि ये मेरी संस्कृति है, मेरा राज्य है। ठीक है। ठीक उसी तरह मेरी संस्कृति से जुड़ी हुई मेरी भाषा है, हमारे उस भाषा के गाने हैं, और उस भाषा का दमन आप नहीं कर सकते।
लीगल तौर पे भी ये नहीं बोल सकते कि हम यहाँ पहाड़ी गाने नहीं बजाएंगे, हिंदी बजेंगे, हमारी राष्ट्रभाषा है। कस्टमर की जो चॉइस होगी वो बजेगी। और अगर आपको हिंदी के तर्ज पर इस प्रदेश में हमारी भाषा गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, इस भाषा अगर को भी डिमांड सम्मान आई करें। थी तो बजाना चाहिए था। आरोप ऐसे लगे हैं कि पिरामिड कैफे के जो ये बार एंड रेस्टोरेंट है, इनके लोगों ने पहाड़ी गाने बजाने पर एक युवक की पिटाई भी की, तो उसकी पसली तक तोड़ डाली। और जब उन्होंने आपत्ति दर्ज करी तो पुलिस ने भी मिली भगत करके कुछ उनको भी आरोप प्रत्यारोप इस तरह डराने धमकाने का काम किया। ये सुनकर तकलीफ तो बहुत होती है कि हमारे ही राज्य में कहीं ना पहाड़ी गाना कहीं नहीं चलेगा। ये संस्कृति का दमन है। तो ये संस्कृति का दमन वो मुलायम सिंह की मानसिकता में ये दिखती है। संस्कृति का दमन आप अब क्या है, आगे की रणनीति क्या है? दमन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्या होगा? देखिए, दमन तो मैं यही मैंने लिखा भी कि दमन वो संघर्ष की वो भट्टी है जहां पे या तो संघर्ष जो है जलकर खाक हो जाता है, या तो तपते हुए लोहे की भांति आकार लेने के लिए तैयार होता है। दमन होना बहुत जरूरी होता है, जेल जाना बहुत जरूरी होता है, आवाज उठाना बहुत जरूरी होता है। जेल से पवित्र स्थान नहीं है कोई। क्रांति जहां भी आई है जेल में जाकर आई है, और हम महसूस कर पा रहे हैं कि हम पहले से और मजबूत हो रहे हैं। ये अंदर से आ रही है। ये बिल्कुल बिल्कुल इस प्रदेश के लिए तो हम समर्पित हैं। और कैसे छाती फाड़ के दिखाएं कि उत्तराखंड है, समर्पण है संस्कृति के लिए। और जब जब कोई ऐसा दमन करता है, जैसे विधानसभा में ये बात उठाई पहाड़ियों को अपमानित करने वाला शब्द हुआ, तो हमारा खून तो खोलेगा। आप मेरी टोपी, मेरी फतोली, मेरी भाषा, इसका दमन नहीं कर सकते। पर इसमें ये मैंने कभी नहीं कहा कि आपके गाने नहीं बजेंगे, या आपकी भाषा नहीं बोली जाएगी, या आपके पहनावा नहीं पहना जाएगा। यदि इस प्रदेश में लोग आते हैं तो हमारी संस्कृति का अनुभव करने के लिए आते हैं। पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्य की पहाड़ी संस्कृति को देखने लोग यहाँ आते हैं। आप राजस्थान जाएंगे तो आपको वहां की संस्कृति देखने ही जाएंगे। सही बात, देखने जाएंगे, वहां का खान पान खाएंगे और अनुभव करेंगे और बताएंगे लोगों को कि राजस्थान में ऐसा है, उनका कल्चर ऐसा है। और इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये तो संविधान बोलता है। बिल्कुल। तो वही उस यूनियन का हिस्सा हम हैं। तो मेरा पहाड़ के लिए समर्पित होना, भाषा के लिए समर्पित होना, मेरा संविधान के लिए समर्पित होना, इस देश के लिए समर्पित होना, तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, आशीष नेगी ने अपनी बात रखी है। अब जैसे फीलिंग आशीष भाई को आ रही है एक मजबूत, कि अब जो है यूकेडी को आप लोग क्या नई दिशा देने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं, राजनीति के दृष्टिकोण से देखते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल हो या कोई भी पार्टी हो या कोई व्यक्ति हो, कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ चुनावी एक उसके लिए स्टंट हो रहे हैं कि भाई इनको चुनाव लड़ना है, कहीं से टिकट लेंगे, वहां से चुनाव लड़ेंगे, सिंपैथी गेन करके चुनाव जीत जाएंगे, विधायक बन जाएंगे या कुछ भी बनेंगे, विधायक से फिर आगे मंत्री संतरी जो भी बनना है किसी को। क्या ये उसके मद्देनजर है या इससे उलट है कि वाकई में यूकेडी को एक नई दिशा दी जाएगी, 25 साल का अपना उत्तराखंड हो गया? देखिए, इसका स्पष्ट जवाब ये है कि इस राज्य का गठन जो है वो क्षेत्रीयता की बुनियाद पे हुआ। ये राज्य बेसिकली पहाड़ी लोगों के लिए बनाया गया कि जिन लोगों ने कहा कि कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, उनका राज्य है ये बेसिकली। और क्योंकि वो लोग जब सत्ता में नहीं आ पाए तो राष्ट्रीय दलों की जो सोच थी उन्होंने एग्जीक्यूट करी यहाँ पे। उसी में एक चीज ये भी शामिल है, जो सवाल आप आशीष से पूछ रहे हैं उसमें मैं कुछ और ऐड करना चाह रहा हूँ। अगर आप पंजाब में चंडीगढ़ में जाते हैं तो वहां राजकीय भाषा जो है पंजाबी है, सारा शासकीय काम जो है पंजाबी में हो रहा है। अगर यहाँ पे उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार होती तो यहाँ पे गढ़वाली में जो है शासकीय कार्य होते, कुमाऊं मंडल में कुमाऊनी में होते, जौनसार में जौनसारी में होते, तो हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का उनका उत्थान होता। क्योंकि राष्ट्रीय दल रहे, उन्होंने सबसे पहले भाषा पर चोट करी, भाषा पर चोट करी, भाषा का विकास नहीं होने दिया। भाषा का जितना ज्यादा प्रयोग होगा, अभी आप मेरा इंटरव्यू हिंदी में ले रहे हैं, अगर गढ़वाली में लेते तो मैं गढ़वाली में भी बोलता, लेकिन ऐसी स्थितियां बना दी गई हैं
मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी का सम्मान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हिंदी सही। हमारी राष्ट्रभाषा है, उसका सम्मान है, लेकिन जो हमारी मदर टंग है तो वो तो पहाड़ी है ना, वो तो गढ़वाली या कुमाऊनी या जौनसारी है। उसका जब विकास होगा तो इस क्षेत्र के विकास में वो एक कम्युनिकेशन गैप जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है? भाषा की वजह से। क्षेत्रीय लोग गढ़वाली में बात करके अपनी समस्या जो पहुंचाना चाह रहे हैं, और जो सुनने वाला है ब्यूरोक्रेट वो अंग्रेजी सुनना पसंद कर रहा है। अरे क्यों भाई, गढ़वाली सीखो ना आप, हमारा आदमी क्यों अंग्रेजी सीखे, क्यों हिंदी सीखे? आप उसकी गढ़वाली में, अगर उत्तराखंड क्रांति दल की कल सरकार यहां पे बनेगी, ब्यूरोक्रेट्स को गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी सीखने के आदेश हम जारी करवाएंगे। क्यों नहीं सीखोगे भाई? इस प्रदेश की रोटी खा रहे हो, इस प्रदेश से सैलरी ले रहे हो और भाषा नहीं सीखोगे आप, मतलब हमारे लोगों को मजबूर करोगे, उनसे अंग्रेजी में बात करोगे। ये हमारे विधायकों तक अंग्रेजी में बात करके उनको दबाने की कोशिश करते हैं। इस तरह के ब्यूरोक्रेट यहाँ पे हैं। अगर आपको अंग्रेजी में बात करनी है हमसे करिए, हम अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। जनता से क्यों करते हैं आप? तो ये दबाने की, कुचलने की जो भावना है, इसका हम विरोध करते हैं। इसी वजह से जय पहाड़ जय पहाड़ी कहते हैं हम, कि हमको अब आप और नहीं दबा सकते। और जहां तक रह गई पहाड़ और मैदान की बात, 25 सालों में इन राष्ट्रीय दलों ने इतना पलायन पहाड़ों से करा दिया है कि पहाड़ के लोग तो सारे मैदानी क्षेत्रों में आ बसे हैं। तो वो जो पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में आ गए हैं, तो क्या वो जय पहाड़ी ना बोले? मूल रूप से आए कहां से? पहाड़ से आए। आज देहरादून में भी आप जनसंख्या का घनत्व जिस हिसाब से भी देखेंगे, बाहर से भी दूसरे प्रदेशों से लोग आए होंगे, लेकिन मैक्सिमम पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, सारे इलाकों से देहरादून आ बसे हैं लोग। तो क्या वो देहरादून आके जय पहाड़ी नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे भाई? तो मैदान और पहाड़ की बात किसने की? अरे वो भी तो हमारे ही है जो पहाड़ से मैदान में आए हुए हैं। और मैदानियों को हमने कब बोला कि तुम उत्तर प्रदेश भाग जाओ भाई? कब कहा हमने? बताइए। हमने सिर्फ इतना कहा कि पहाड़ियों का सम्मान करो, उनका आदर करो, उनका शोषण मत करो, उनके साथ अन्याय न करो। हमेशा ऐसा क्यों हो रहा है कि इस प्रदेश से बाहर के लोग अपराध में पाए जाते हैं? अंकिता भंडारी से लेके अन्य जो भी आपराधिक मामले आते हैं, चाहे रेस्टोरेंट के मालिक हैं, इनकी जड़ें बाहर क्यों निकल के आ रही हैं? बताइए ना। क्यों वहां कोई रावत नहीं है? क्यों वहां कोई नेगी नहीं है? कोई नौटियाल नहीं है? कोई बौड़ाई नहीं है? ऐसा क्यों है? सारे अपराधी हैं जो पहाड़ियों के साथ अपराध कर रहे हैं, वो निकल कर कहीं गुप्ता आ रहा है, कहीं अग्रवाल आ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? ये सवाल हम इन्हीं लोगों से पूछना चाह रहे हैं। और कल इनके साथ भी कुछ गलत होता है तो हम इनके साथ भी खड़े हैं। कल किसी अग्रवाल के साथ कोई अपराध होता है, गलत होता है, हम तुम्हारे साथ भी खड़े हैं भाई। कब नहीं थे बताओ? और कब हमने कहा कि भाग जाओ यहां से? हमने सिर्फ ये कहा कि अगर आप जय पहाड़ी नहीं बोलते हो तो आप जय उत्तराखंड भी नहीं मन रखते हो, इसका मतलब मन में। इससे हमारी नाराजगी है आपसे। आप सम्मान करो इस संस्कृति का। जैसे आप आशीष ने कहा कि जय केदार बोलना, जय बद्रीनाथ बोलना, जय गंगोत्री बोलना, जय यमुनोत्री बोलना, वैसे ही जय पहाड़ बोलना है, जय हिमाल बोलना है। हिमालय भी तो पहाड़ है। बिल्कुल। जय हिमाल बोलते हैं तो वही जय पहाड़ होता है। आप संस्कृति का सम्मान करोगे, सम्मान मिलेगा। अपमान करोगे, शोषण करोगे तो विरोध होगा। अच्छा आशीष भाई, अभी जैसे मैंने सवाल पूछा था, आशुतोष भाई तो दूसरी साइड में ले गए। राजनीति को दृष्टिकोण से कि अब यूकेडी को एक बड़ी ताकत मिल जाएगी, कहीं ना कहीं चुनाव में इसका लाभ मिलेगा, जिस तरीके से ये हो रहा है, इसको चुनावी लाभ के हिसाब से देख रहे हैं या वैसे ही किस तरीके से? देखिए, उत्तराखंड में महत्वाकांक्षी लोग नहीं आते, ये आप समझिए। अगर हमारे अंदर महत्वाकांक्षाएं होती तो हम भी इन राष्ट्रीय दलों में होते, हम भी ये हिंदू मुस्लिम कर सकते थे, हम भी इस तरह का वैमनस्य फैला सकते थे। और उत्तराखंड में ये मैं देखता हूं कि त्याग, तपस्या और बलिदान, इस नारे में कहीं आपको राजनीति नजर नहीं। हमारा केवल समर्पण है हमारे संस्कृति के प्रति, और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पीछे करना, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पीछे करना, समाज के लिए बलिदान देने के लिए आगे आना, ये उत्तराखंड की फितरत है। तो कहीं भी कोई राजनीतिक ये एजेंडा नहीं चल रहा है। आप ये समझिए, हम राजनीतिक दल हैं, हमें राजनीति ही करनी है, पर खुद को पीछे रहने की राजनीति करनी है। हो सकता है 2027 में ऐसा नेतृत्व उभर के आए जिससे आप अभी अनभिज्ञ हैं। वो चेहरे, संघर्षशील चेहरे, बिल्कुल
हम आप कोई नहीं होते हैं किसी को चेहरा तय करने वाले, ये प्रकृति तय करेगी। प्रकृति ने अगर हमें जिम्मेदारी दी कि जेल भेजा, किसी की सैलरी के लिए हमें खड़ा किया, वहां अंदर मैंने देखा जेल में कितने आरोपी हैं जिनके ऊपर ऐसे आरोप लग रखे हैं, और वो तो अपराधी भी नहीं है, केवल आरोपी होने की सजा भुगत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनके लिए भी लड़ेंगे, और एक नया नेतृत्व तो खड़ा होगा ही होगा समाज में। समाज को आप दमन करोगे, उत्पीड़न करोगे, तो राजनीतिक दल तो उभरेगा ही उभरेगा, क्योंकि हम काम करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे लिए भावना उत्पन्न होगी, हो भी रही है, और अभी तो लंबा सफर है। पर महत्वाकांक्षाओं को फिर से कह रहा हूं, पीछे करना पड़ेगा। इस प्रदेश में मैंने देखा काफी अन्य युवा हैं, संघर्ष तो कर रहे हैं, पर क्या अपने बनाए हुए नाम को जलाकर 1 मिनट में खाक कर सकते हो इस प्रदेश के लिए? अगर कर सकते हो तो उक्रांद में आइए, उक्रांद में आइए। सही बात। तो और क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो राजनीतिक बात आप कह रहे हैं कि राजनीति क्यों ना कर रहे हैं हम, क्या राजनीति करने की ठेकेदारी भाजपा और कांग्रेस की है? उक्रांद एक राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, निश्चित रूप से वो 2027 में सत्ता में आना चाहता है। क्यों ना आना चाहे वो? अगर हमें शहीदों के सपने पूरा करने हैं तो हमें सत्ता में आना ही आना पड़ेगा, क्योंकि जो हम मांग रहे हैं वो तो राष्ट्रीय दल हमें दे नहीं रहे। हमने मूल निवास मांगा तो नहीं मिला, हमने भू कानून मांगा तो 2 जनपदों में आप कह रहे हैं कि 7 कृषि भूमि खरीद लो और बाकी ऐसा नहीं खरीदी जाएगी, तो ये तो ढुलमुल कानून है, ये तो हमें नहीं चाहिए, ये तो हमने नहीं मांगा। लिव इन कानून तो बिल्कुल भी नहीं मांगा, और जिसमें आप कह रहे हो कि साहब कोई भी 1 साल में आके यहाँ का स्थायी निवासी बन जाएगा, तो आपने तो हमारी मूल निवास की जो डिमांड थी उसको ही एक सिरे से खारिज कर दिया। तो हम निश्चित रूप से सत्ता में आना चाहते हैं, और सत्ता में आने के लिए जनता का सहयोग चाहिए, जनता का विश्वास चाहिए, और हमें लगता है कि हम लोग लगातार ऐसे काम कर रहे हैं कि निश्चित रूप से जनता का विश्वास हम जीतेंगे और नेतृत्व तो उभरेगा। हर विधानसभा से हमें अच्छे क्षेत्रीय सोच के नेता मिलेंगे और हम सत्ता में 2027 में आएंगे, और अगर ना भी आ पाए तो हम लड़ेंगे। जिन मुद्दों पे हम लड़ते हैं, एक सशक्त विपक्ष के रूप में जो है हम राष्ट्रीय दलों का प्रतिरोध करेंगे, और हमारे मूल निवासी जो है उनका शोषण हम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें हिस्ट्री सीडर बोलो, चाहे हमें गोली मारो, चाहे हमें जेल भेजो। इसमें एक चीज स्पष्ट बात है, एक चीज और है कि अगर कोई चाहता है कि हम राजनीति ना करें, मैं आपको लिखित में दे सकता हूं, मैं अपना राजनीतिक जीवन खत्म करने के लिए तैयार हूं, पर हमें राजधानी गैरसैंण चाहिए। हमें वही 9 बिंदुओं जिन पे हम समर्थन दिया करते थे पूर्व में, हमारे लोगों ने, हमारे विधायकों ने, कभी भाजपा को कभी कांग्रेस को, मुझे 92 का जो ब्लूप्रिंट बना था उत्तराखंड का वो चाहिए, और 5वीं अनुसूची का दर्जा चाहिए उत्तराखंड के गढ़वाली कुमाऊनी समाज के लिए। हम राजनीति छोड़ देते हैं, पर ये शर्त होनी चाहिए। ये चाहते हैं अगर कि हम राजनीति ना करें, तो सत्ता पे आज भी मौका है, आप मांगे पूरी करिए ना, बुनियादी मुद्दे आप सॉल्व करिए, हम घर बैठने के लिए तैयार है। ठीक है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, और बड़ा विजन भी है। जिस तरीके से देखने को मिलता है कि भाई आपकी आयु भले ही कम है अनुभव के हिसाब से, लेकिन आपका जो अंदर का अनुभव है और जो शक्ति है, जो अंदर बोलने की आपकी शैली है, वो बहुत ही विलक्षण है, और विलक्षण का जो है इनकी वो दिखाई दे रही है। प्रखर वक्ता भी हैं और बुद्धिजीवी भी हैं, बहुत बड़े बुद्धिजीवी मैं इन्हें मानता हूँ। आशीष भाई मेरे से तो बहुत कम उम्र में छोटे होंगे, लेकिन बुद्धिजीवी बहुत है, और भगवान आपको बहुत तरक्की दे कि भाई आप बहुत आगे बढ़े, आपकी प्रतिभा में लगातार निखार आए। और आशुतोष भाई तो हमारी उम्र के हैं, तो वो तो संजीदा है और गंभीर, हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं, और तो उनकी बात तो अलग है। लेकिन छोटी सी आयु में आपने जिस तरीके से अपने आप को तैयार कर रखा है, जिस हिसाब से, तो बहुत बड़ी बात है। तो हम सब की ओर से आशीष और आशुतोष को जो भविष्य है उनका उज्जवल हो, इसकी कामना करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, क्या विचार रखते हैं, तो जरूर कमेंट करके बताएं। बने रहें, देखते रहें। जय उत्तराखंड, जय देव।